हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो आपका चैप्टर था डैम्स एंड रिजर्वायर। तो डैम्स एंड रिजर्वायर को हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हम देख चुके हैं, जिसमें हम कवर किए थे बहुत कुछ डिफिनेशन। डैम की डिफिनेशन क्या होती है, डैम को हम किस किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो फंक्शन के आधार पर था अर्थात यूज के आधार पर उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 टाइप के डैम होते हैं, रिडेम्पशन, डाइवर्जन, कॉफर, डेब्रिस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर। हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर डैम के कितने टाइप होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम on the basis of hydraulic design। तो दो टाइप के डैम होते हैं जनरली। पहला होता है ओवरफ्लो डैम। ओवरफ्लो डैम, इसका दूसरा नाम होता है आल्सो नोन एज ओवरफॉल डैम। ओवरफॉल डैम। दूसरा होता है नॉन ओवरफ्लो डैम। नॉन ओवरफ्लो डैम। तो जनरली हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर डैम के दो टाइप होते हैं, ओवरफ्लो डैम इज आल्सो नोन एज ओवरफॉल डैम और नॉन ओवरफ्लो डैम। हाइड्रोलिक डिजाइन से क्या समझते हैं आप? देखो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। वाटर तो कुछ इसी से संबंधित होगा, हम देखेंगे। जिसमें हम डैम का यदि क्रॉस सेक्शन बना के देखें तो डैम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है वाटर लेवल। ये क्या होता है? वाटर लेवल। और जिस साइड पानी भरा रहता है, इधर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है यहाँ तक, तो उसे क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। और ये जो डैम की बॉडी है, जो कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं डैम। ये क्या है आपकी? डैम बॉडी। क्या है? डैम बॉडी। और इसके अलावा इसमें कुछ और है। देखिए, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं टो। क्या बोलते हैं? टो। TOE। और इसको बोलते हैं हिल। क्या बोलते हैं? हिल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हिल। HEEL। ऊपर क्या बना होता है आपका? ऊपर बना होता है क्रेस्ट। ये क्या होता है? क्रेस्ट होता है, जिसके ऊपर से आप रोड वगैरह बना सकते हैं। तो ये तो हुआ डैम का क्रॉस सेक्शन। क्या है? क्रॉस सेक्शन व्यू है। तो इस डैम में यहाँ तक तो पानी भर सकता है। अब इससे ऊपर पानी जब भरेगा, जब डैम की स्टोरेज कैपेसिटी रीच कर जाएगी, मतलब इस लेवल से ऊपर पानी भरेगा, तो क्या होगा? क्रेफ्ट के थ्रू पानी बाहर जाएगा। क्रेफ्ट के थ्रू पानी बाहर जाएगा। क्रेफ्ट के थ्रू पानी जब बाहर जाएगा तो यदि यहाँ रोड होगी तो रेनी सीजन में, बरसात सीजन में जो रोड होगी वो बंद रहेगी, कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि पानी बह रहा होगा तो वहाँ रोड किसी काम की नहीं रहेगी। तो जब डैम की स्टोरेज कैपेसिटी रीच कर जाएगी तो पानी ऊपर से बहेगा, क्रेस्ट से होकर बहेगा। यदि यहाँ कोई गेट नहीं होता, यदि यहाँ कोई गेट होता, यहाँ कोई गेट होता, मान लीजिए यहाँ गेट्स हैं, ठीक है, यदि यहाँ गेट होंगे तो क्या होगा? हम गेट को ओपन कर देंगे तो पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो डैम के क्रेस्ट से होकर पानी नहीं बहेगा। तो यदि डैम की स्टोरेज कैपेसिटी जब रीच कर जाती है और उस डैम में गेट नहीं बने होते तो पानी क्रेस्ट से होकर बहता है, उसे बोलते हैं ओवरफ्लो डैम। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो डैम। ओवरफ्लो डैम या फिर ओवरफॉल डैम। व्हेन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम इज रीच्ड, वाटर इज अलाउड टू फ्लो। कहाँ से? क्रेस्ट से होकर पानी बहता रहता है, उसे बोलते हैं ओवरफ्लो डैम।
जबकि नॉन ओवरफ्लो डैम में क्या होता है, गेट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, गेट। व्हेन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डैम इज रीच्ड, तो हम क्या करते हैं, जो गेट लगे होते हैं उसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से पानी बहने लगता है, तो पानी क्रस्ट से होकर नहीं जाता। तो इसकी डिफिनेशन आप लिख लीजिए। ओवरफ्लो टाइप ऑफ डैम, ओवरफ्लो टाइप ऑफ डैम। इसकी डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, वाटर इज अलाउड टू फ्लो, वाटर इज allowed to flow over the craft when the storage capacity of dam is reached. Water is allowed to flow over the craft when the storage capacity of dam is reached. स्टोरेज कैपेसिटी जब डैम के रीच कर जाती है तो पानी क्रेफ्ट पे अलाउ कर दिया जाता है, फ्लो होने लगता है। जो आपका क्रेफ्ट है ना, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे पानी अलाउ कर दिया जाता है, पानी फ्लो होता रहता है। जनरली this type of dam don't have gates। यहाँ क्या होते, गेट नहीं होते, don't have gates, GATES। इसमें क्या होता है, गेट नहीं होते, गेट नहीं होते तभी तो क्रेफ्ट पे पानी को अलाउ कर दिया जाता है जब स्टोरेज कैपेसिटी रीच कर जाती है। अगले टाइप का आपका जो डैम है वो है नॉन ओवरफ्लो डैम। कौन सा डैम है, नॉन ओवरफ्लो डैम, नॉन ओवरफ्लो डैम। तो नॉन ओवरफ्लो डैम में क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट अलाउड, फ्लो ऑफ वाटर इज not allowed to pass over the craft when the storage capacity of dam when the storage capacity of dam is reached। this थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते यहाँ। these dams are have gates, these dams have gates। जो डैम होते हैं, जो नॉन ओवरफ्लो डैम होते हैं, जब डैम की स्टोरेज कैपेसिटी रीच कर जाती है तो क्रेफ्ट पे पानी को नहीं बहने दिया जाता, गेट लगे होते हैं, इसमें गेट होते हैं, गेट को ओपन कर देते हैं तो वहां से पानी निकल जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए आप, नोट बना के लिखिएगा। क्या लिखेंगे, जनरली होता क्या है कि जो डैम होता है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ लेंथ हम डैम की ओवरफ्लो डिजाइन करते हैं और कुछ नॉन ओवरफ्लो डिजाइन करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस a part of length क्या लिखा हूं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अ पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डैम इज डिजाइंड
एज एन ओवरफ्लो डैम, ओवरफ्लो डैम। In most of the cases, a part of length of dam is designed as an overflow dam, while the rest of the part, while the rest of the part, rest of the part, rest of the part is designed as an non-overflow dam, non-overflow डैम। जो डैम की जो कुछ लेंथ होती है, जो डैम के कुछ पार्ट को हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो डैम डिजाइन करते हैं, है ना, और कुछ पार्ट को नॉन ओवरफ्लो टाइप ऑफ डैम डिजाइन करते हैं। रेस्ट का मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, रेस्ट का मतलब जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नॉन ओवरफ्लो टाइप ऑफ डैम डिजाइन करते हैं। ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ डैम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन। ओवरफ्लो डैम आल्सो नोन एज ओवरफॉल डैम, और दूसरा क्या था, नॉन ओवरफ्लो डैम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ डैम बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो लिखिए इसको भी, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम क्लासिफिकेशन ऑफ डैम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। हो सकता है हमारी राइटिंग आपको आज अच्छी समझ में ना आ रही हो, क्योंकि पेन पूरी तरीके से अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मेरी आवाज़ को आप सुन सुन के लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसके आधार पर दो टाइप के डैम होते हैं, रिजिड डैम और नॉन रिजिड डैम। रिजिड डैम, दूसरा क्या होता है आपका, नॉन रिजिड डैम, नॉन रिजिड डैम। तो रिजिड डैम किससे मिलके बना होगा, किस मटेरियल से रिजिड डैम मिलके बना होता है, ये बनता है मेड ऑफ, किससे मिलके बनता है भाई, कौन से मटेरियल से रिजिड डैम, वो बनता है मैफिनरी से। मैफिनरी हो गया आपका, कंक्रीट हो गया, इसके अलावा स्टील, टिम्बर, इन्हीं से तो मिलके बनता है रिजिड डैम। नहीं समझ में आया होगा, हमें पता है। मैशनरी, कंक्रीट, स्टील, टिम्बर। देखो जो मैशनरी है, स्टील, टिम्बर ओल्ड टाइम पे बनते थे, जो आज के टाइम पे इन प्रेजेंट जो बनता है, यदि इन प्रेजेंट हम बात करें तो वो डैम जो होते हैं रिजिड डैम कंक्रीट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कंक्रीट के बने होते हैं आज के टाइम पे। नॉन रिजिड डैम किससे मिलके बने होते हैं भाई, जो नॉन रिजिड डैम होते हैं ए मेड ऑफ, ये बनते किसमें, अर्दन होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, मिट्टी के, अर्दन मटेरियल, अर्दन मटेरियल। अर्दन मटेरियल क्या है, सॉइल, रॉकफिल, ROCKFIL। रॉकफिल क्या बोलते हैं हिंदी में, मुरुम, क्या बोलते हैं, मुरुम। तो नॉन रिजिड डैम मिट्टी के बने होते हैं, अर्दन मटेरियल के बने होते हैं, सॉइल का, रॉकफिल का, जबकि रिजिड डैम कंक्रीट के बने होते हैं, रिजिड डैम कंक्रीट के बने होते हैं। तो यदि हम आपको एग्जांपल बताएं तो उसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए। एक्चुअली में आपको, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन से डैम रिजिड डैम है और कौन से नॉन रिजिड डैम है। यदि हम रिजिड और नॉन रिजिड को क्लासीफाई कर चुके हैं तो इनके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। जो भखारा नागल डैम है, आपको पता होगा भखारा नागल डैम। यदि किसी को नहीं पता है, गूगल पे जाओ भैया, सर्च कर लो, नेट तो सबके पास है ना आज के टाइम पे, नेट सबके पास बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो जो चीज़ समझ में नहीं आए ना, उसको जाकर तुरंत सर्च किया करो, हैबिट बनाओ गूगल पे जाने की। भखारा नागल डैम किससे बना है, मेड ऑफ कंक्रीट, मेड ऑफ कंक्रीट। और दूसरा क्या है, राणा प्रताप सागर डैम,
राणा प्रताप सागर डैम। ये भी एक किससे मिलकर बना है? स्टोन मैसनरी से बना है। किससे बना है? स्टोन मैसनरी से। स्टोन मैसनरी। तो अब देखो, मैसनरी से मिलकर बना हो चाहे कंक्रीट से, वो किस टाइप के डैम माने जाएंगे? वो माने जाएंगे आपके दोनों ये डैम बोथ आर क्या हैं? बोथ आर रिजिड डैम। बोथ आर रिजिड डैम। एक कैसा डैम है? रिजिड डैम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा बताओ मेरे को, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है? इन दोनों की लोकेशन को आप देखकर मेरे को कमेंट करके बताइए। कमेंट करके आप बताइए कि भखारा नागा डैम कहाँ है, राणा प्रताप सागर डैम क्या है। 1 मिनट का काम है, गूगल पे जाके देख लीजिए। मैं तो बता दूं, लेकिन आप जाके देखेंगे ना, कुछ और चीज़ें पाएंगे अच्छी अच्छी वहाँ गूगल पे। तो भखारा नागा डैम और राणा प्रताप सागर डैम, ये क्या है दोनों? ये है आपके रिजिड डैम। क्या है? रिजिड डैम। तो एक तो हम डैम पढ़ लिए हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर, दूसरा हम पढ़ लिए मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर, तीसरा है क्लासिफिकेशन आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर। तो आप लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर जो डैम के टाइप होते हैं उनको आप लोग लिखिए। पहला है आपका ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम। दूसरा डैम है बटरेफ डैम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है कई बार आपसे कि स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर डैम में कितने टाइप होते हैं। या फिर तीसरा है आपका आर्च डैम। आर्च डैम, ग्रेविटी डैम, बटरेफ डैम और आर्च डैम। तो पहला जो टाइप है आपका ग्रेविटी डैम, उसको देखिए। देखो ये क्या है? ग्रेविटी डैम। तो हम आपको एक ग्राफ सेक्शन बना के एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। जस्ट अ मिनट। इस साइड पानी भरा रहता है, आपको पता है। तो जिधर पानी भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? बताओ, जिधर पानी भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। रिजर्वायर। ठीक है। आपको तो पता है टो होता है और हिल होता है। और ये जो बॉडी है कंक्रीट की, इसे क्या बोलते हैं? डैम। क्या बोलते हैं? डैम। तो जो पानी भरा रहता है डैम में, तो वो क्या काम करेगा बताओ? वो क्या काम करेगा? इधर से क्या करता है? डैम में जो पानी भरा रहता है वो फोर्स लगाता है। क्या करता है? डैम में फोर्स लगाता है। आपको पता होगा, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब डैम में पानी भरा रहेगा तो क्या लगाएगा? इधर से फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? पानी के कारण जो डैम पे फोर्स लग रहा है तो एफ डब्ल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ डब्ल्यू बोलेंगे। और जब ये फोर्स लगाएगा तो डैम कहीं यहाँ आ जाएगा, हो सकता है अपना स्थान छोड़ के यहाँ आ जाए। तो ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे डैम होते हैं जो इसके इस फोर्स के अलावा और डैम पे कई टाइप के लोड लगते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ लोड किसमें लगते हैं? डैम पे लगते हैं। तो यदि कोई डैम उस लोड को अपने सेल्फ वेट के कारण, अपने सेल्फ वेट के कारण, डब्ल्यू क्या है इसका? सेल्फ वेट है।
उस लोड को सेल्फ वेट के कारण रजिस्ट कर ले तो वो क्या होता है, ग्रेविटी डैम। क्या होता है, ग्रेविटी डैम। ऐसा डैम जो सेल्फ वेट को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ वेट को हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा डैम जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टेबल रहता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसका सेल्फ वेट। क्या होता है, सेल्फ वेट। तो एफ डब्ल्यू आपका क्या है, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, मतलब जो डैम को स्टेबल नहीं रहने देता, उसको धक्का दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे डैम होते हैं जो सेल्फ वेट के कारण स्टेबल रहते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ऐसा डैम ऐसा डैम जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम कहते हैं। समझ में आ रही बातें कि ग्रेविटी डैम क्या होता है। तो चलिए लिखिए, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं। कभी कभार मान लो आ जाए, अब लिखने को 2-4 नंबर 10 नंबर का एसएससी या फिर किसी यूपीएससी का कोई एग्जाम है आपका, आईएएस वगैरह का, तो वहाँ क्या होगा कि आपको लिखना पड़ेगा नोट, है ना। हो सकता है 5 नंबर का आ जाए नोट लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, तो मैं कुछ पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ। तो जनरली डैम्स आर सब्जेक्टेड, लिखिए, जनरली डैम्स आर subjected to so many various kinds of load load if some dam resist resist this load with the help of with the help of self weight। सेल्फ वेट उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, सेल्फ वेट। देन इट इज नोन एज, देन THEN है, देन इट इज नोन एज ग्रेविटी डैम। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम बोलते हैं। तो देखिए, जनरली डैम्स आर सब्जेक्टेड टू सो मेनी वेरियस काइंड्स ऑफ लोड। डैम पे क्या होते हैं, कई तरीके के लोड लगते हैं। वो लोड कौन कौन से हैं, अभी हम आपको एक ही बताए हैं कि जो पानी की वजह से डैम पे लोड लगता है। और कितने टाइप के डैम पे लोड लगते हैं अभी हम पढ़ेंगे। बस 1-2 लेक्चर के बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यदि मैं अभी एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर वो सब काम बिगड़ जाएगा। Generally, dams are subjected to so many various kind of load. If some dam resist these load with the help of self weight। सेल्फ वेट को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। देन इट इज नोन एज ग्रेविटी डैम। तो सेल्फ वेट क्या है, एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और सेल्फ वेट ही डैम को स्टेबल रखता है, अदरवाइज डैम पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, सेल्फ वेट इज मेकिंग सेल्फ, जस्ट अ मिनट, अगला पॉइंट है, हैशटैग बना के लिखिए, सेल्फ वेट इज मेकिंग द डैम
नॉट टू फेल, मतलब जो डैम को सेल्फ वेट क्या करता है, फेल नहीं होने देता, उसको रोक के रखता है अपने स्थान पर। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि सेल्फ वेट कीप्स द डैम स्टेबल, सेल्फ वेट कीप्स द डैम स्टेबल। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, जो सेल्फ वेट होता है किसी भी तरीके के फेलियर से डैम को रोकता है। सेल्फ वेट हेल्प्स द डैम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फेलियर। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखवाया कि जो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। सेल्फ वेट एक तरीके ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो डैम को अपने यथावत जगह पे बना के रखता है, मतलब जिस जगह पे डैम है उसको स्टेबल रखेगा, फेल नहीं होने देगा और किसी तरीके के फेलियर डैम में नहीं आएगा। ये आपका था ग्रेविटी डैम। अगला टाइप है आपका बटरेफ डैम का। किसका है, बटरेफ डैम, उसको भी आप लोग लिखिए। दूसरा टाइप है आपका बटरेफ डैम, BUTTREFF, बटरेफ डैम। बटरेफ डैम भी कुछ इसी तरीके का होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, बटरेफ डैम। तो बटरेफ डैम में क्या होता है, देखो बटरेफ डैम का एक डैम का अप स्ट्रीम साइड है, ए डैम का डाउन स्ट्रीम साइड है। तो डाउन स्ट्रीम साइड में हम कुछ वॉल्स बना देते हैं, कुछ दीवारें बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कुछ दीवारें बना देते हैं जो डैम को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपको इस डायग्राम पे दिख रहा होगा क्लियर कट कि डैम पे एक फोर्स लग रहा है FW, और एक ये डैम पे फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्या है, डैम की ऐसी की तैसी कर देगा, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स। डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, FW क्या है आपका, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है। और जो आपका जो ग्रेविटी है, जो सेल्फ वेट है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और साथ के साथ जो दीवार बनी हुई है, ये दीवार भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ये भी हमारा फ्रेंड्स है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा इनिमी है। क्या है, इनिमी, ये दुश्मन है। जो FW है दुश्मन है, क्योंकि डैम की ऐसी की तैसी कर देगा, मतलब डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है। जबकि FG क्या है, FG और ये जो वाल्व है, इन वाल्व को क्या लिखेंगे आप, फ्रेंड्स है आपकी ना, तो आप FF लिख सकते हैं, FF। तो जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं उन वाल की वजह से जो फोर्स होता है, और FG, ये दोनों फोर्स क्या है आपके, स्टेबलाइजिंग फोर्स है। क्या है, स्टेबलाइजिंग फोर्स है। तो कुछ नहीं होता बटरफ्लाई डैम में, बस क्या होता है, डाउन स्ट्रीम साइड में कुछ वाल्स बना दी जाती हैं जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्स को रजिस्ट करती हैं, और ये आपका क्या होता है, क्रेस्ट होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को लिख लीजिए कि बटरफ्लाई डैम में जो वाल होती है डाउन स्ट्रीम साइड में, वो क्या प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। FW क्या है, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, और FG और FF क्या है, स्टेबलाइजिंग फोर्स है, जो डैम को उसके अगेंस्ट लगने वाले लोड को बियर करने में हेल्प करता है। ठीक है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ जी आपका क्या है, एफ जी एंड एफ एफ, एफ जी यानी सेल्फ वेट के कारण और एफ एफ जो वॉल के कारण फोर्स, ये क्या है आपका स्टेबलाइजिंग फोर्स है, स्टेबलाइजिंग फोर्स है। और ये स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या होता है, उसके अगेंस्ट लगता है, एफ डब्ल्यू के क्या लगता है, अगेंस्ट लगता है, अगेंस्ट लगता है, तभी तो अपना टाइम स्टेबल रहता है। और एफ डब्ल्यू क्या होता है, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, इसको आप लिख लीजिए। तो समझ में आ रही चीज़ें। तो बस इतना था आपका बटरफ डैम के बारे में। और बटरफ डैम का एक दूसरा नाम भी होता है, वो पॉपुलर वर्ड नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिए, आल्सो नोन एज, ऊपर लिख लेना, आल्सो नोन एज ए के ए, इसे क्या बोलते हैं, हालो डैम, HOLLOW, हालो डैम। ठीक है, ये आपका होता है बटरफ डैम। और इसकी डिफिनेशन लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि बटरफ डैम विथ अ सॉलिड वाटर टाइप, अरे नॉट मच इम्पोर्टेंट, कोई मतलब का नहीं है। समझ में आ गया ना बटरफ डैम क्या होता है, दैट्स इट। अगले टाइप का आपका जो डैम है वो है आर्च डैम। क्या है, आर्च डैम, आर्च डैम। तो भैया मेरे को आप ये बताओ कि आर्च क्या होता है, आर्च क्या होता है। मैंने डैम क्या होता है इसकी डिफिनेशन देख ली है कि डैम एक वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, रिजर्वायर बना लेता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। डैम क्या होता है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो रिजर्वायर बना लेता है जिसमें पानी स्टोर होता है। लेकिन आर्च क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके का आर्च होता है, आर्च कुछ इस तरीके के होता है, कर्व टाइप में होता है, कैसे होता है, कर्व टाइप में, इसी को क्या बोलते हैं, आर्च। और आर्च को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको टोफ पढ़ना पड़ेगा, खाने वाला टोफ नहीं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं आर्च डैम के बारे में। तो आर्च कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो आर्च डैम होता है और एक होता है आर्च ब्रिज। क्या होता है, आर्च ब्रिज। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं आर्च डैम, लेकिन हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि आर्च डैम और आर्च ब्रिज में क्या डिफरेंस है, आर्च डैम और आर्च ब्रिज में क्या डिफरेंस है, ये मेरे मन में सवाल आ रहा है। तो इस सवाल का क्या जवाब होगा, इस क्वेश्चन को लिखिए आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्च डैम एंड आर्च ब्रिज। आर्च डैम और आर्च ब्रिज में क्या डिफरेंस होता है, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो आंसर इसका लिखिए, जो आर्च डैम होता है आपका, आर्च डैम होता है, तो आर्च डैम में जो आर्च बना होता है ना, आर्च डैम में जो आर्च बना होता है उसमें वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। इसमें इसमें मतलब यार इसको ऐसे लिखिए, ज़्यादा बहुत ही हिंदी लिख रहा हूँ। देखो इसमें क्या है ना, कुछ डिप्लोमा वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर क्या लिखवा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी का यूज़ करता हूँ। बाकी आप लोग तो समझ ही जाते होंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो आर्च होता है, आर्च इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं बोल रहा हूँ आर्च डैम में जो आर्च होता है वो किस में होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। आर्च डैम में आर्च किस प्लेन में होता है, HORI, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, किसमें होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। आर्च डैम में जो आर्च होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, जबकि आर्च जो ब्रिज होता है आपका, क्या होता है, आर्च ब्रिज, आर्च ब्रिज, आर्च ब्रिज, इसमें जो आर्च होता है किसमें होता है, आर्च इज इन वर्टिकल
प्लेन, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, PLANE है ना, PLANE। आर्च ब्रिज में जो आर्च होता है वर्टिकल प्लेन में होता है और आर्च डैम में हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। हम पढ़ रहे हैं आर्च डैम, हम आर्च ब्रिज को डेप्थ में ले जाएंगे। तो आर्च डैम पढ़ रहे हैं तो हम कुछ पॉइंट करके लिखवा रहे हैं, चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, आप इनको लिखिए। आर्च डैम आप हेडिंग बना लीजिए। अब आर्च डैम, हमारे मन में सवाल आ रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। आर्च डैम में क्या होता है, पहला पॉइंट आप लिखिए, एन आर्च डैम इज अ कर्व शेप, एन आर्च, इसमें कैपिटल में लिख लेते हैं ज़्यादा सही है, एन आर्च डैम इज अ कर्व शेप्ड सॉलिड वॉल, कर्व शेप्ड सॉलिड वॉल which is generally which is built with cement concrete, cement concrete। देखिए जो आर्च डैम होता है एक कर्व शेप का क्या होता है, एक सॉलिड वॉल होती है, कर्व शेप की, इसको अंडरलाइन करिए, कर्व शेप्ड की सॉलिड वॉल होती है जो किससे बनी होती है, सीमेंट कंक्रीट से बनी होती है। अच्छा ये आर्च डैम कहाँ बनाया जाता है, ये आर्च डैम कहाँ बनाया जाता है, तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए, ए आर्च डैम इज कंस्ट्रक्टेड, आर्च डैम इज कंस्ट्रक्टेड, मैं जनरली लिख रहा हूँ, जनरली ब्रैकेट में जनरली लिख रहा हूँ, एट रिवर वैली, एट रिवर वैली, ऑलवेज की हम बात नहीं कर रहे हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आर्च डैम होता है आपका कहाँ बनाया जाता है, रिवर वैली में बनाया जाता है, रिवर वैली पर बनाया जाता है। अच्छा आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये रिवर वैली क्या होती है, जब दो पहाड़ों के बीच से कोई नदी जाती है ना तो वहाँ का जो स्थान होता है कैसा होता है, बहुत ही नैरो होता है। आप गूगल पे डाल के देखिए आर्च वैली क्या होती है, समझ में आएगा। जब दो पहाड़ों के बीच से कोई नदी जाती है तो वहाँ का स्थान क्या होता है, बहुत सकरा होता है। तो अपन वहाँ कौन सा डैम बनाते हैं, आर्च डैम बनाते हैं। और कई जगह पे बना सकते हैं लेकिन मोस्टली अपन कहाँ बनाते हैं, रिवर वैली पे। ठीक है, रिवर वैली पे। ये दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।